हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एस ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू के दूसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी पीवाईक्यू का पहला सेशन देखा था, जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक का डिस्कशन करा था। आज के इस सेशन में हम लोग उससे आगे की क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 13 आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। आपका ऑप्शन है विश्रांति पर, धीमे चलने पर, उच्च वेग के साथ चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। क्या होगा इसका सही आंसर, आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। किस कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते? यदि कण विरामावस्था में, विश्रांति का मतलब ये हुआ विरामावस्था। फिर दूसरा है आपका धीमे चलने पर, धीमा चले या उच्च वेग से चले, गति तो दोनों ही सिचुएशन में होगी। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। किस कणों के लिए? विराम वाले कण के लिए या गति वाले कण के लिए या फिर प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने के लिए, किसके साथ अच्छे सिद्ध नहीं होते? तो आप कहेंगे कि सर न्यूटन ने 3 गति नियम दिया था। कितना गति नियम दिया था सर? 3 गति नियम दिया था। और इन्होंने अपने पहले नियम में क्या बताया कि किसी भी वस्तु की अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। मतलब क्या कि कोई भी वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा, और अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। दूसरा लॉ क्या कहता है सर न्यूटन का कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, परिवर्तन बल के दिशा में होती है। और तीसरा गति नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। मेरे मित्र, आप यहाँ पे क्या कहोगे कि सर न्यूटन का गति नियम वस्तु के विरामा स्थिति को या विरामावस्था को एक्सप्लेन करती ही करती है, साथ ही साथ उसके गति की स्थिति को भी एक्सप्लेन करती है। लेकिन हम लोग आज तक ये ना पढ़े हैं कि न्यूटन का गति नियम प्रकाशीय वेग के साथ किसी वस्तु के वेग की तुलना करने में किया जाता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते, तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। मेरे मित्र, यहाँ पे एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रकाश का वेग कितना होता है, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आप कहेंगे प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलती है। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रकाश वर्ष भी पूछ लिया जाता है, लाइट ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? कि प्रकाश के द्वारा 1 साल में जितनी दूरी कवर की जाती है, प्रकाश के द्वारा 1 साल में जितनी दूरी कवर की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर 1 लाइट ईयर में प्रकाश कितना दूरी कवर करता है? 1 लाइट ईयर में प्रकाश कितना दूरी कवर करता है? तो आप कहेंगे सर 9.46 × 10⁻15। 1 वर्ष में प्रकाश कितना दूरी कवर करेगा? तो सर इतना दूरी कवर करेगा। तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, अगर आपको किलोमीटर में पूछा जाए तो सर इसी को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका किलोमीटर में आ जाएगा। मतलब 9.46 × 10⁻12 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, आपसे क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति डैश है। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई माध्यम है, मीडियम है, जिसका अपवर्तक सूचकांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि इस माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तक सूचकांक 1.5 है, इस माध्यम में प्रकाश की वेग क्या होगी? आपसे ये चीज पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में कि इसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? व्हाट? आप कैसे बनाएंगे सर? तो आप सभी को ये चीज मालूम होना चाहिए कि सर अपवर्तक सूचकांक को हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं।
अपवर्तक सूचकांक को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और सर अपवर्तनांक इक्वल टू हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं? तो कहते हैं कि प्रकाश का निर्वात में चाल, प्रकाश का वैक्यूम में चाल, निर्वात में चाल अब बटा जिस माध्यम के अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप यहाँ पे माध्यम में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं, माध्यम में प्रकाश की चाल लिख सकते हैं। सीधे सीधे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? प्रकाश का निर्वात में चाल अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। आप सबों को मालूम है कि प्रकाश आपके निर्वात में किस स्पीड से चलता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है, बटा माध्यम में प्रकाश की चाल को आप v मान लीजिए। और आपका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है सर? तो 1.5 दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। तो ये हो जाएगा v × 1.5 इक्वल टू 3 × 10⁸। v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ अब बटा 1.5 दूना कितना हो जाएगा? 3, मतलब 2 × 10⁸ आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति कितनी होगी? तो आप क्या कहेंगे? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 18 लिखा गया था, 2 × 10⁸ होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 15 आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे डैश द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। आपका ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, मल त्याग, परिसंचरण, श्वसन। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा अतिरिक्त जल से क्या करते हैं? छुटकारा पाते हैं। अच्छा, वाष्पोत्सर्जन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। आप कहेंगे सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो मेरे मित्र इसके बारे में हम लोग सिंपल कहते हैं कि पौधे अपने शरीर से समय समय पे जल का निष्कासन करती है। और वो जल का निष्कासन इसलिए करती है क्योंकि उसके शरीर में या तो वाटर का जो लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि अपने शरीर के ताप को क्या करती है? संतुलित करती है, बैलेंस करती है। जिस तरह ह्यूमन, हम लोग अपने शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हमारे बॉडी से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। ठीक उसी तरह प्लांट के बॉडी में जल की अधिकता को कम करने के लिए या संतुलित करने के लिए वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिस क्रिया के द्वारा प्लांट के शरीर से पानी जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, यानी कि बूंद बूंद के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। तो एक सीधा सा मीनिंग में आप ये कह सकते हैं कि पौधे के शरीर से पानी का वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, यानी कि बूंद के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मल त्याग भी है। तो मल त्याग तो सिर्फ एनिमल किंगडम के द्वारा किया जाता है, प्लांट किंगडम के द्वारा तो किया नहीं जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि प्लांट किंगडम में क्या होते हैं सर? पौधे में क्या होते हैं? जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो एज अ एक्सक्रीटरी मटेरियल के थ्रू शरीर से क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि ये एक्सक्रीटरी मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो ह्यूमन में जैसे ही आप कह दिए तो आप सीधे मल, मूत्र, इन सब चीज़ की बात कर लेंगे। लेकिन प्लांट के वेस्टेज मटेरियल की बात करेंगे तो आप कहेंगे जो गोंद है, रेजिन है, या फिर आपका टेनिन है, ये सब के सब क्या हैं? प्लांट के उत्सर्जी पदार्थ हैं। आपके अगले ऑप्शन में परिसंचरण है। तो परिसंचरण को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कहते हैं, सर्कुलेटरी कहते हैं, सर्कुलेटरी कहते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं? फिर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन। एक्चुअली ये दोनों ही चीज़ एक ही टॉपिक के वर्ड हैं। ये दोनों ही वर्ड क्या हैं सर? एक ही टॉपिक के। इसका मतलब हो जाता है परिसंचरण और उसका मतलब हो जाता है परिवहन। तो आपको पता है कि ह्यूमन में भी परिवहन की ज़रूरत होती है और प्लांट में भी क्या होती है? परिवहन की ज़रूरत होती है। आप कहेंगे प्लांट में क्या है? परिवहन की ज़रूरत होती है। तो प्लांट के रूट से वाटर और मिनरल्स प्लांट को मिलता है। तो प्लांट के रूट से वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाने का काम किसका होता है? आप सभी कहेंगे कि सर जाइलम का होता है। मतलब क्या कि प्लांट में भी पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के शरीर में
किसी विशेष मटेरियल का एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित होना क्या कहलाता है? परिसंचरण या फिर परिवहन कहलाता है। और आप सबों को मालूम है कि आपके प्लांट में 2 टाइप के संवहन उत्तक हैं जिसको हम लोग कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका जाइलम, जो प्लांट में वाटर और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा है आपका फ्लोएम, और दूसरा कौन सा है आपका? फ्लोएम। ये प्लांट के लीफ में बने भोज्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है श्वसन, जिसको हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि प्लांट में भी रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है और एनिमल में भी रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। आप कहेंगे सर ये जरूरी क्यों होता है? तो बस इसका एक बेसिक सा अर्थ निकलता है। हमारे शरीर में जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं उसको ऑक्सीकृत करके उससे ऊर्जा के निष्कासन के लिए श्वसन जरूरी होता है। मतलब क्या? आप श्वसन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि सर श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पचा हुआ भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के क्या करती है? ऊर्जा का उत्पादन करती है या ऊर्जा का निष्कासन करती है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जा रहा है कि समीकरण 2Cu प्लस ऑक्सीजन, सीधे कहिए ना सर यहाँ पे कि आपका कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, E2 जो है ये सब बैलेंस करके लिखा हुआ है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। इधर भी कॉपर दूगो, इधर भी कॉपर दूगो, इधर ऑक्सीजन दूगो, इधर ऑक्सीजन दूगो, तो ये संतुलित के लिए लिखा हुआ है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप सिंपल समझेंगे कि यहाँ पे कॉपर किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। मैंने पीछे की किसी वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो उस तत्व का ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? तो आप कहेंगे सर कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा सर? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे ये बताओ कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि समीकरण 2Cu प्लस O2 2CuO डैश का एक उदाहरण है। यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है सर? आप कहेंगे सर जुट रहा है। तो जहाँ पे 2 तत्व आपस में जुटता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 तत्व आपस में जुटता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में दोहरी विस्थापन अभिक्रिया भी है। तो दोहरी विस्थापन को समझने से पहले आपको विस्थापन अभिक्रिया समझना होगा। आप कहेंगे सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन कहते हैं। ये होता क्या है? तो हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ज़्यादा क्रियाशील धातु या अधातु अपने से कम क्रियाशील धातु या अधातु को विस्थापित करके उसका जगह ले लेती है, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर यहीं पे ये लिख दिया जाए कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, जो आपके ऑप्शन में है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया, तो इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 धातु या अधातु अपने से कम क्रियाशील धातु या अधातु को विस्थापित करके उसका जगह ग्रहण कर ले, स्थान ग्रहण कर ले, उसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में अपघटन अभिक्रिया भी है, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई यौगिक क्या होता है, अपने छोटे छोटे अवयवी तत्वों में टूट जाता है। जैसे कि आप बात करो H2O की, आप H2O से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे तो ये आपका जो पानी है ये क्या होगा सर? आयन में टूट जाएगा। किसके आयन में? हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के आयन में टूट जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे, जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, NaCl के जलीय विलयन से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो आपका जो ये सोडियम क्लोराइड है ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा। सेम आपका कॉपर सल्फेट के साथ
साथ भी होता है, CuSO4 के साथ भी होता है कि CuSO4 के जलीय सॉल्यूशन से जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करोगे तो ये आपका कॉपर Cu+ और SO4 2- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान में दीजिएगा कि सर अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तरीके से हो सकती है। अगर आप हीट के थ्रू कर रहे हैं तो उसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कर रहे हैं तो हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, और अगर आपका सनलाइट से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसको हम लोग फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन विस्थापन, समझा ही दिया मैंने, विस्थापन, दोहरी विस्थापन, संयोजन और अपघटन। आपने सारे ऑप्शन को क्लियर कर लिया, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसान सा सवाल, आप लोग इसको याद किए होंगे। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है, आप सबों को पता है कि 6 × 10⁻24 kg। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 2, 6 × 10⁻24 kg। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपसे पृथ्वी का द्रव्यमान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो आपने कह दिया कि 6.0 × 10⁻24 kg। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तब आप क्या कहते सर, आप कहते 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है सर, 6400 किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है सर, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है सर, तो आप कहेंगे कि सर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है सर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मेरे मित्र, आपसे आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि पृथ्वी के लिए किसी वस्तु का एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। पृथ्वी पर से किसी वस्तु का एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, ये पलायन वेग वही वेग होता है जिस वेग से अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी से अंतरिक्ष में फेंक देंगे तो वो फिर रिटर्न नहीं आएगा। तो पृथ्वी से किसी वस्तु का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है सर, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि पृथ्वी से किसी वस्तु को अगर आप इस वेग के साथ ऊपर फेंक रहे हैं तो वो फिर पृथ्वी पर रिटर्न नहीं आएगा। तो पृथ्वी के बारे में ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन मिल जाए तो उसका जवाब आसानी से दे दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 kg की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। कहा जा रहा है कि कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 5 kg का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इस पे 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। इधर से हमने 10 न्यूटन का बल लगा दिया, तो जैसे ही इस पे 10 न्यूटन का बल लगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये क्या हो गया सर, 2 मीटर तक का विस्थापन कवर कर लिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, W क्या होगा। तो आप सिंपल कहेंगे सर Fs, मतलब बल गुना विस्थापन कार्य के लिए फॉर्मूला होता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, बल हमारा 10 न्यूटन है, विस्थापन कितना होगा सर 2, यानी कि कार्य हमारा 20 जूल हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आपसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। जी हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया मतलब क्या कि सर दोहरी अपघटन अभिक्रिया को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। आप कहेंगे सर कैसे समझेंगे, इसका कोई एग्जाम्पल है। ऑब्वियसली है। जो आप कहते हो कि सर सोडियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, when the sodium hydroxide reacted with hydrogen chloride, then they form
NaCl एंड वाटर, तब ये क्या फॉर्म करता है सर? तो नमक बनाता है, लवण बनाता है और जल रिलीज करता है। आप यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे आप घटन कैसे हो रहा है? तो मेरे मित्र आप सभी को पता है कि Na+ होता है, OH- होता है, H+ और Cl-। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपका सोडियम है ये किसके साथ जुड़ रहा है सर? क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। और ये जो आपका हाइड्रोजन है सर ये किसके साथ जुड़ रहा है सर? तो ये OH के साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ जुड़ रहा है, तब जाकर के ये क्या बना ले रहा है सर? वाटर बना ले रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्लस वाले माइनस वाले के साथ जुड़ रहे हैं। प्लस माइनस को आप क्या कह रहे हो सर? आयन कह रहे हो। प्लस वाले माइनस वाले के साथ जुड़ रहे हैं, ये प्लस वाले इसके साथ जुड़ रहे हैं, तब जाकर के आपका ये प्रोडक्ट हो रहा है। आप ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर चिन्ह से पहले जो चीज अवेलेबल होता है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन में तीर चिन्ह के बाद जो चीज होता है सर उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के क्या हो रहे हैं सर? आयन का आदान प्रदान हो रहा है। आयन का क्या हो रहा है सर? आदान प्रदान हो रहा है। या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं सर कि आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये पहले अपने आयन में डिकम्पोज हुआ और फिर HCl अपने आयन में डिकम्पोज हुआ और फिर जाकर के सारे आयन अपने साथ पुनः संयोजित होकर के नए पदार्थ का प्रोडक्ट तैयार किए। मतलब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? आप क्या कहेंगे? आयन का आदान प्रदान किया जाता है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 20 आपसे कहा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। सिंपल याद रखिएगा कि कोई भी फॉसिल फ्यूल्स होगा और उससे जो आपका कार्बन का ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड या फिर सल्फर का ऑक्साइड रिलीज होता है, एक्चुअली में वो क्या होते हैं सर? अम्लीय होते हैं। उसकी प्रकृति कैसी होती है? एसिडिक होती है। और यही अम्लीय ऑक्साइड जब आपके वातावरण में ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, तो हम लोग कहते हैं एसिड रेन हो रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 1। ध्यान में रखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड, तो मैंने आपके पीछे के वीडियो सेशन में एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में बताया था। क्या सर? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया करे उसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और हाँ, ध्यान में रखिएगा कि जो कॉपर के ऑक्साइड होते हैं, जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, जो जिंक के ऑक्साइड होते हैं, जो सीसा के ऑक्साइड होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं सर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, आपके ऑप्शन में है निष्क्रिय ऑक्साइड, मतलब क्या? जो ना अम्लीय हो और ना भस्मीय हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? निष्क्रिय ऑक्साइड कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 21 आपसे पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है प्रकाश की दिशा ज्ञात करने में, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। आप सिंपल कहिएगा सीधे सर, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लोग क्या करते हैं सर? तो विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अच्छा, आपसे ये अगर पूछ दिया जाए कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? आमीटर का उपयोग करते हैं। आपसे ये पूछ दिया जाए कि विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं सर? तो वोल्ट मीटर का करते हैं। किसका करते हैं? वोल्ट मीटर का। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विद्युत विभवांतर मापते हैं। आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। और जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, इससे विद्युत धारा की दिशा को मापा जाता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग बहुत बार याद किए होंगे कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किससे संबंधित है? सीधे कहेंगे सर डी ब्लॉक से संबंधित है।
किससे संबंधित है सर? डी ब्लॉक से संबंधित है। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा ध्यान में रखिएगा कि हम लोग कैसे समझते हैं कि कोई तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो मेरे मित्र, जब आप तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन SPDF के आधार पर निकालते हो तो आपके आवर्त सारणी में जो आपके तत्वों का वर्गीकरण किया गया है वो 4 ब्लॉक में बांटा हुआ है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो किसी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उप कक्षा में जाती है वही आवर्त सारणी में उस तत्व का क्या होता है? ब्लॉक होता है। तो अगर आप 57 तत्व की बात कर रहे हो, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है, तो परमाणु संख्या जो आपका 57 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? लेंथेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? लेंथेनम बोलते हैं। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में चला जाता है सर? तो डी उप कक्षा में चला जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो आपका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व है वो आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाया जाएगा? तो डी ब्लॉक में पाया जाएगा। आप कंसेप्ट क्या याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व के जिस उप कक्षा में भरा जाएगा वो तत्व आवर्त सारणी के उसी ब्लॉक में पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लेंथेनम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 5d1 ऐसे होता है और 4s2 हम लोग लिखते हैं, 5d1 और 4s2। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसके डी वाले उप कक्षा में भरा जाता है, इसीलिए आपका जो लेंथेनम है वो किस ब्लॉक में पाया जाता है? तो सर डी ब्लॉक में पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा जा रहा है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग के रूप में किसका उपयोग करते हैं? सिंपल है यार, सांद्र H2SO4 है आपके ऑप्शन में। यस सर, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए, इथेनॉल को इथेन में लाना है तो वहाँ पे उसको चेंज करने के लिए कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट का उपयोग करते हैं? तो जब भी हम लोग को इथेनॉल से इथेन बनाना होता है तो हम लोग सांद्र H2SO4 का उपयोग करते हैं, सांद्र H2SO4 का। अच्छा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सांद्र लगाए हुए हैं और यहाँ पे H2SO4 लिखे हुए हैं। तो ये H2SO4 क्या है सर? आपका अम्ल है। तो ये क्या हो जाता है सर? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं? सांद्र अम्ल किसको बोलेंगे सर? तो ऐसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सांद्र अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सांद्र अम्ल बोलते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि ऐसा विलयन, ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो लेकिन पानी की मात्रा कम हो उसको हम लोग सांद्र अम्लीय विलयन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सांद्र H2SO4 बोला गया इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अम्ल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। आप कहेंगे तब तनु अम्ल का मतलब क्या हुआ? तो सिंपल कहेंगे सर ऐसा अम्लीय विलयन, ऐसा अम्लीय विलयन जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो लेकिन अम्ल की मात्रा क्या हो? कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तनु अम्ल बोलते हैं। और इसी को इंग्लिश में हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि ओडोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। देखिए दो चीज़ होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला आपसे ओडोमीटर के बारे में पूछा जाता है, दूसरा आपसे स्पीडोमीटर के बारे में पूछा जाता है। स्पीडोमीटर के बारे में पूछा जाता है और इस दोनों ही चीज़ से आप डेली क्या होते हैं? परिचित होते हैं। आप अपना बाइक स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले आप ये देखते हैं कि आपका बाइक कितना किलोमीटर चला हुआ है। तो आप कहते हैं कि सर जब देखते हैं तो मेरा बाइक 15,271 किलोमीटर चला हुआ है। तो ये जो टोटल दूरी आप देख रहे हैं जिस डिवाइस में अपने बाइक के जिस डिवाइस में आप ये देख रहे हैं कि मेरा बाइक टोटल 15,271 किलोमीटर चला हुआ है, वो कौन सा डिवाइस है सर? ओडोमीटर है। क्या है? ओडोमीटर है। मतलब क्या कि ओडोमीटर आपका एक ऐसा डिवाइस है जो व्हीकल्स के द्वारा चली गई कुल दूरी के बारे में बताता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? टोटल डिस्टेंस के बारे में बताता है। और आप कहेंगे स्पीडोमीटर क्या है?
तो आप लोग जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं या 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलते हैं, तो ये जो आप अपने कह रहे हैं कि हम गाड़ी को इतना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला रहे हैं, मतलब क्या आप उस स्पीड को किस डिवाइस में देख रहे हैं? तो सर स्पीडोमीटर में देख रहे हैं। मतलब क्या कि ऐसा डिवाइस जो गाड़ी के तत्क्षण यानी कि जिस वक्त वो चल रहा है उस वक्त स्पीड को बताए, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? स्पीडोमीटर कहते हैं। तो गाड़ी के द्वारा स्पीड को बताने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर और गाड़ी के द्वारा चली गई कुल दूरी को बताने वाले यंत्र को हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ओडोमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, डिस्टेंस मापने के लिए किया जाता है, तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन 25 आपसे पूछा जा रहा है कि आयरन Fe3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैंने कई बार आपको बताया है सर, जो Fe2O3 है यही आपके आयरन ऑक्साइड का क्या होता है सर? फार्मूला होता है। आपके आयरन 3 ऑक्साइड का फार्मूला होता है, जिसको हम लोग जंग लगना भी बोलते हैं। तो आपके जंग का भी यही फार्मूला हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या? Fe2O3 यहाँ पे XH2O कह देते हैं हम लोग। ये क्या हो जाता है? आपके जंग का फार्मूला हो जाता है। आप कहेंगे कि सर ये आयरन 3 ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आयरन 3 ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? तो रे भैया एक मतलब ये होलो कि आयरन जो आयरन है इस यौगिक में उसकी वैलेंसी कितनी है? 3। आप कहेंगे, आप अपने मन से कह दिए 3। तो आयरन आपका वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। आयरन क्या करता है सर? वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है। तो यहाँ पे जो आपका ये फॉर्मूला है इसमें आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3 है। आप कहेंगे कैसे? तो आपको मालूम है, फार्मूला बनाने आपको आता होगा। जैसे कि यहाँ पे Fe और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिए। आप सभी को मालूम है कि Fe की संयोजकता यहाँ पे कितना लेना है? 3 लेना है, और ऑक्सीजन की संयोजकता तो 2 ही होती है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं सर, तो देखिए क्या निकल के आ जाता है? Fe2O3। क्या निकल के आ जाता है? Fe2O3। यहाँ पे जो आयरन 3 ऑक्साइड दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्साइड में आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3 है। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ऐसे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपने कहा सर Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक के सारे सवाल को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।